हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 9 को हम लोग देख रहे हैं और हम पढ़ रहे थे जन सुविधाओं के विषय में कि जन सुविधा आखिरकार क्या होती है। क्लियर है? तो हम जन सुविधाओं को एक एक करके गौर करके जो है बहुत अच्छे से आपका पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग इनको देख भी सकते हैं और जो है आपका समझ भी सकते हैं। क्लियर है? तो इन पर हम लोग गौर करके आपका पढ़ लेंगे, गौर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमने अब तक पढ़ा है उसे हम आपका गौर करके आपका देख लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो देख लीजिए, हमने अभी तक जो है बहुत सारी स्थिति को हम लोग इसमें अच्छे से आपका देख चुके हैं। मैलापुर हो, चाहे उसमें चाहे आपका मडिकापा हो, चाहे अम्मू कुमार हो, चाहे आपकी पद्मा हो, इन सभी को देख चुके हैं। चेन्नई की कहानी को, स्थिति को हम लोग पढ़ चुके हैं। जीवन के अधिकार के रूप में जो पानी है उसकी स्थिति को भी हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से गौर करके एक एक चीजों को सभी को हम लोग बहुत अच्छे से इसमें आपका देख लिया है। ठीक है? और इन सभी को हम लोगों ने गौर करके जो है आपका देखा है। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए और इनकी जो स्पष्टता है वो भी हमें बिल्कुल एक एक करके आपकी पता हो। क्लियर है? चलिए, तो आज हम बेसिकली जो इसके अंतर्गत है कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा है ये हमको देखना है। ठीक? और उसका भी हम लोग आपका गौर करके इसमें आपका देख लेंगे। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि हम कितना पेज इसमें अभी तक आपका पढ़ चुके हैं और गौर करके हम लोग इनको आपका देख चुके हैं। ठीक है? चलिए देखिए, ऐसी स्थितियों में निजी कंपनी जन सुविधा मुहैया तो कराती हैं, लेकिन उनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं। कह रहे हैं कि बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आपकी जन सुविधा को उपलब्ध कराती। मुहैया का मतलब है प्राप्त कराना, उपलब्ध कराना। लेकिन उन सुविधाओं के लिए, उन सर्विसेज आपको प्रोवाइड के लिए वो क्या करती हैं? वो ज्यादा कीमत वसूलती है। एग्जाम्पल देखिए, आप जाएंगे, आप किसी रोडवेज पे, रेलवे में आप लोग देख सकते हैं 900 ml पानी की बोतल आपको मिलती है। 1 लीटर नहीं होती, 900 ml। और 900 ml जो पानी की बोतल है उसकी कीमत आप लोग देखते हैं कि 20 रुपए जो है आपको चुकाने पड़ते हैं। कितने रुपए? 20 रुपए। अब आप सोचिए कि अगर आपको 900 ml पानी के 20 रुपए देने पड़ रहे हैं। क्लियर है? अगर आप दिन में अगर 5 बोतल भी पीते हैं तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। पर डे का 100 रुपए, यानी कि महीने का आपका 3000 रुपए से या उससे कुछ कम आपका बिल आएगा। तो सोच के देखिए, चंद लोग ही उसका खर्च उठा पाते हैं और कह रहे हैं कि बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो उसका खर्च जो है उठा सकते हैं। यह सुविधा सस्ती दरों पर सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं होगी और कह रहे हैं कि सब लोग ऐसा खर्च आपका नहीं उठा सकते। चंद लोग ही हैं जिनको लगता है कि वो रोज पानी पी सकते हैं मोल का। हर एक लोग जो है वो पानी इत्यादि चीजें नहीं पी सकते हैं। ठीक? जितना खर्च करेंगे लोग उनके मुताबिक सुविधा पाएंगे। यदि सामान्य नियम बन जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। इसका नतीजा यह होगा कि इन सुविधाओं के अवज में खर्च नहीं कर पाएंगे, सम्मानजनक जीवन जीने से वंचित रहेंगे। और क्या होगा कि सम्मानजनक जो आपका जीवन है और जीवन जीने से वो आपका जो है वंचित आपका नहीं रहेंगे। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं है। जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से होता है। कैसा होता है? कि लोगों की जो भी जन सुविधा है उनसे मूलभूत से होता है। किसी भी आधुनिक समाज के लिए जरूरी है कि वह इन सुविधाओं का इंतजाम हो ताकि लोगों की मूलभूत जरूरत को पूरा कर सके। और क्या कह दिया? ये चीजें आपकी जरूरी हो जिनकी आपका मूलभूत चीजों की आपकी जरूरत हो, इनका इंतजाम हम लोग आपका कर सकते हैं और इनको हम लोग आपका देख सकते हैं। ठीक? ये आपको ध्यान रखना। संविधान ने जीवन के अधिकार का जो आश्वासन दिया है वह देश के सभी लोगों को प्राप्त है। इसलिए जन सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी लाजमी तौर पर सरकार के ऊपर है। किसके ऊपर है? सरकार की। किसकी? जन सुविधा आपका मुहैया कराने की। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये आपका सरकार के ऊपर है। अमू, देखा तुमने सौदा पेट की लड़के कितनी उबड़ खाबड़ हैं। आप देखिए, सौदा पेट जो है
वो सौदापेट की जो सड़कें हैं वो कितनी उबड़ खाबड़ थी, सड़कों पर बत्ती भी नहीं थी, पता नहीं रात में वो क्या हालत होगी। और कह रहे हैं कि पता नहीं रात में उनकी जो है क्या जो हालत है वो होगी। तो सौदापेट की कहानी को हम लोग देख चुके हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जन सुविधाओं की, कि जन सुविधाओं में थोड़ी सी सरकार की क्या भूमिका रही है और कैसी स्थिति को जो है गवर्नमेंट आपका फेस करती है। तो सरकार को जन सुविधाओं के लिए पैसा कहां से मिलता है, अब मुझे बताइए कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है, अगर उसको जन सुविधा प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए जन सुविधाओं के लिए सरकार कहां से पैसा लाए, ये तो समस्या है। तो हर साल आप सुनते होंगे कि सरकार को संसद में बजट पेश किया जाता है। कहां होता है? संसद में बजट पेश करते हैं। बजट क्या है? एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा क्या है हमारा, आपका बजट है। बजट के जरिए सरकार अपने नफे नुकसान यानी कि लॉस प्रॉफिट का जो है जो दिखाती का ब्यौरा पेश करती है, और इसमें सरकार पिछले साल के खर्च का खाता पेश करती है कि कितनी हमको इनकम हुई, कितना खर्च हुआ, कितना हमने कहां खर्च किया, कितना हमको प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीजें बजट के माध्यम से गवर्नमेंट संसद में रखती है और संसद के माध्यम से ही ये बजट लोगों की, आम जनता तक पहुंचता है। अगले साल के खर्चे की योजना क्या है सामने आती है, और कह रहे हैं कि इस साल की जो योजना होगी उस योजना के लिए जो है सरकार के सामने जो योजना है ये आपके सामने आती है। बजट में सरकार को इस बात का भी ऐलान करना पड़ता है कि अगले साल की योजनाओं के लिए पैसा कहां कहां व्यवस्थित की जाए, और कह रहे हैं कि देखना है कि जो अगला साल है उस अगले साल के लिए जो पैसा है वो कहां से व्यवस्थित किया जाए, कहां से वो पैसा आपका मंगाया जाए, ये आपको हमको थोड़ा सा देखना है। ठीक, जनता से मिलने वाला कर सरकार की आमदनी का मुख्य जरिया होता है। कह रहे सरकार को जो टैक्स मिलता है वो टैक्स क्या होता है, इसका जो है आपका मुख्य जो जरिया है वो होता है। जनता से कर वसूलने और सार्वजनिक कार्यक्रम पर खर्चा उठाने का सरकार को पूरा अधिकार होता है। कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक चीजें हैं उन पर खर्चा उठाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की होती है। एग्जाम्पल के लिए पानी की आपूर्ति के लिए सरकार को पानी निकालने, पानी को दूर तक पहुंचाने, पाइपलाइन का जाल बिछाने, पानी को साफ करने और आखिर में गंदगी को इकट्ठा करने का खर्चा उठाना पड़ता है। कह रहे हैं कि इन सब चीजों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन सब चीजों की जो चीज है, इसका जुम्मा यही उठाते हैं। ठीक, और इन सब का जो खर्च है वो भी इनको उठाना पड़ता है। सरकार इन खर्चों को कुछ हद तक कर के जरिए तथा पानी की कीमत वसूल के आपका पूरा करती है। कह रहे कि ये जितना भी सरकार को खर्च करना पड़ता है इन व्यवस्थाओं के लिए, उसके लिए पैसा तो हो जाता है, कुछ टैक्स के वसूल से वसूल लेगी, कुछ लोगों को जो आपकी सस्ती दरों पर आपका पानी मिलता है उससे कुछ उनको आपका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट से और कुछ टैक्स से क्या करती है सरकार, इन काम को आपका पूरा करती है और कुछ हद तक पानी की कीमतें वसूल कर पूरा करती है। पानी की कीमतें इस तरह तय की जाती हैं कि ज्यादातर लोग रोजाना एक निश्चित मात्रा में पानी का खर्च उठा सकें। क्या होते हैं कि ज्यादातर लोग जो हैं रोजाना एक निश्चित मात्रा में जो पानी का खर्चा है वो उसको उठा सकें, उस पानी के खर्चों को अफोर्ड कर सकें, इतना सरकार प्रयास करके उनको देती है। ठीक, अब यहां भी आपको दिखाया कि रुपया किस तरह से खर्च में आता है, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग आपका देखेंगे कि सरकार की भूमिका क्या और किस तरह होती है। कहां जाता है रुपया, यानी कि जो पैसा सरकार को मिलता है आखिर में कहां खर्च होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो 5 पैसे सरकार को पेंशन में खर्च होते हैं, अन्य व्यय में, वित्त आयोग के अंतरण में, आर्थिक सहायता में, रक्षा में, केंद्रीय प्रायोजित योजना के योजनाओं के लिए ब्याज अदायगी, केंद्र सरकार को कुल हिस्सा। तो इस तरह से 1 रुपया की हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि 1 रुपए को आप 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 6000 करोड़ मान लीजिए,
तो उसका इतना परसेंट हम इन सेक्टर में आपका डिवाइड कर कर भेजते हैं और पूरा पैसा इस तरह से खर्च होता है। लोगों को पेंशन मिलती है, अन्य आय है, छोटे मोटे आपके सारे जो खर्चे होते हैं सरकार के उनमें जाता है, वित्त आयोग है और अन्य अंतरण है जो आपका ट्रांसफर होते हैं, आर्थिक सहायता राज्य को देनी होती है उस स्थिति में, रक्षा देनी होती है उस स्थिति में, केंद्रीय राज्य जो आपकी योजनाएं होती है उनमें चलता है, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं हैं, जैसे बहुत सारी योजना चलती हैं आर्थिक मदद करने के लिए, इन सब चीजों की तरह भी क्या होता है, सरकार इनको हेल्प करती है। रुपया कहाँ जाता है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और इस पे आप बात भी करते हैं कि सरकार अपना पैसा जो है कहाँ और किस रूप में आपका खर्च कर रही है, तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। क्लियर है? ये आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज करके आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इतना बात आपको समझ आया होगा? ठीक, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए, ये छोटी सी इमेज है हमारे सामने, इस इमेज को गौर करके देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। देख लिया? चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है। कह रहे कि भारतीय संविधान में लिखा है कि जो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, यानी कि जिस भी किसी बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष है, उन सभी को शिक्षा देने का अधिकार सरकार को है, यानी कि सरकार उनको निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराएगी। इस अधिकार का महत्व का पहल यह है कि सभी बच्चों को समान रूप से स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। कैसा हो? समान रूप से क्या हो, स्कूली जो आपकी शिक्षा है वो क्या होनी चाहिए, वो मेरे प्यारे बच्चों स्कूली शिक्षा उपलब्ध हो। लेकिन सरकार के अध्ययन करने वाले कार्यकर्ता एवं शोध विद्यार्थियों ने निष्कर्ष में यह तथ्य सामने आया कि भारत में स्कूली शिक्षा हमेशा काफी में असमानता रही है। कह रहे सरकार बात कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन करके दे रहा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क आपकी शिक्षा मिले, लेकिन समस्या की बात यह है, जो भी अध्ययन करता है, खोज करता है, उन्होंने रिजल्टेंट ये पाया है कि हम समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन देने में भारत में और खास कर स्कूली शिक्षा में बहुत बड़े लेवल पर हमने असमानता पाई है। क्या करी है? असमानता पाई है। तो हमको इस चीजों का थोड़ा सा ध्यान भी आपको रखकर जो है चलना पड़ता है। ठीक, अब देखिए, अब यहां देखते हैं, अम्मू तुमने सोदापेट की सड़कों को देखा, कितनी उबड़ खाबड़ है। हाँ, सड़कों पर बत्ती भी नहीं है, बत्ती भी नहीं थी। बत्ती का इन द सेंस है कि सड़कों पर जो आपका लाइटिंग होनी चाहिए, आप देखते हैं आजकल के जो भी हाईवेज बन रहे हैं उन सभी पर क्या करी गई है, रात में लाइट की व्यवस्था की गई है। वहां रात में क्या हालत होती होगी, और कह रहे हैं कि रात में वहां जाने में क्या हालत होती होगी, आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक, कुमार, किसी झुग्गी बस्ती में तुम और तुम्हें क्या उम्मीद करोगे। कह रहे कि आपको ध्यान रखना है, जो आपका झुग्गी झोपड़ी है उनसे तुम क्या उम्मीद करोगे। अम्मू, झुग्गी बस्तियां ऐसी क्यों होती है। अब अम्मू पूछ रहा अपनी माता जी से कि आखिर में ये बताइए कि झुग्गियां जो है वो होती ही क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नजर में झुग्गी है क्या, तो आप क्या बताओगे। पहले बताइए, आपने झुग्गी झोपड़ियां देखी है कि नहीं देखी। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है आपसे। अभी मैं आपको एक एक करके दिखा दूंगा, बात करेंगे। कुमार, मेरे ख्याल में जन सुविधा उन लोगों के लिए होती है जो बस्तियों में ठीक ठाक घरों में रहते हैं। कह रहे कि जन सुविधा उनके लिए होती है जो घरों में, अपनी बस्तियों में जो बहुत ठीक ठाक स्थिति में आते रहते हैं। क्लियर है। अम्मू, सरकार की जिम्मेदारी है कि वह केवल ठीक ठाक बस्तियों को ही नहीं, सभी को जन सुविधा मुहैया उपलब्ध कराएं। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो। क्या बस्ती के लोगों के नागरिक नहीं हैं, उनके भी हित तो हैं और उनके भी कुछ अधिकार हैं। आप ऐसे क्यों कह रहे हो। अब उनकी मम्मी कह रही है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जो अमीर लोग हैं उन्हीं के लोग जन सुविधा है और गरीबी के लिए नहीं है। आपको ऐसा
क्यों लग रहा है, मुझे बताइए। तो अब वो उसका फैक्टर जो है या कारण है वो आपका बताएगा। कुमार गुस्से में, पर ऐसा तो सरकार ही दिवालिया हो जाएगी। कह रहे हैं अगर सबको मुहैया कराएगी गवर्नमेंट ये सारी चीजें, तो सरकार क्या हो जाएगी, एक दिन आपका दिवालिया ही हो जाएगी। अम्मू, चाहे जो हो लेकिन उसे तो रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम तुम क्या कल्पना कर सकते हो कि सड़क बिजली पानी के बिना झुग्गियों में कैसे जिंदगी होगी। अब कह रहे हैं जो झुग्गी झोपड़ी हैं जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उनकी जिंदगी कैसे होगी। कुमार, अरे अम्मू, हमारे संविधान में बहुत सारी जन सुविधाओं को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया। कह रहे जो हमारा संविधान है वो ये कहता है कि बहुत सारी ऐसी जन सुविधाएं हैं जो हमारे लाइफ के अधिकार के साथ, यानी कि जीवन के अधिकार के साथ जुड़ी हुई हैं। जैसे पानी, बिजली, स्वच्छ वातावरण, क्लियर है, सुरक्षा की भावना, स्वतंत्रता, व्यापार करने की क्षमता, ये सब किससे जुड़ी है, राइट टू लाइफ से जुड़ी है। तो ऐसे को ध्यान में रखना चाहिए कि इन अधिकारों की अवहेलना ना हो, यानी कि उनका उल्लंघन जो है ना हो, तो हर व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। कैसा हो सके, सम्मानजनक, एक रेस्पेक्टफुल क्या कर सके, अपना जीवन जी सके। अब हम इस पर थोड़ा सा गौर करेंगे और देखेंगे कि जन सुविधा क्या होती है और जन सुविधा मुहैया कराने की सरकार पर जिम्मेदारी क्यों है। थोड़ा इसके विषय में भी देखेंगे और इसको हर एक पहलू से हम लोग इसका जांच पड़ताल भी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जितना हमने अभी तक पढ़ा है इसमें कोई भी ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है, कोई भी ऐसा डाउट है, कोई भी ऐसी क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे प्यारे बच्चों। चलिए एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कुछ पीछे आपको पूछना चाहिए, कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप मुझसे लेक्चर में लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा, ठीक है। कोई भी ऐसी क्वेरी है जो आपको समझ नहीं आई है, ये आपको देखना। अब देखिए एक छोटा सा बॉक्स मिला है। जल अधिकार का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, स्वीकृति, भौतिक रूप में पहुंच के भीतर सस्ती दरों पर पानी उपलब्ध हो। कैसा हो पानी, घरेलू इस्तेमाल के लिए, जो आप खाना पीना नहाना धोना करते हैं, पर्याप्त हो। अब ऐसा नहीं कि आपके घर की आवश्यकता है 10 लीटर आपको मिल रहा है 1 लीटर। सुरक्षित जल मिले, यानी कि साफ सुथरा हो, कोई दिक्कत ना हो। स्वीकृति हो, उसको कर रहे हो जिसको आप एक्सेप्टेबल कर सके, ऐसा जल मिले, आपको पता लगा वो गंदा दे दिया। भौतिक रूप से पहुंचो, लोग वहां पहुंच सके चीजों को लेकर। ऐसा नहीं है कि जल तो उपलब्ध है लेकिन ऐसा 20 किलोमीटर दूर है, आपको फ्री मिलेगा, आप लेने चले जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, गौर करके देखें आगे जो चीजें हम लोग इसमें देख रहे हैं, ठीक है। चलिए सरकार कुछ जन सुविधाओं के लिए निजी कंपनी का भी सहारा ले सकती है। कह रहे कि कुछ ऐसी जन सुविधा अगर उपलब्ध करवानी है तो वो क्या कर सकती है, जो प्राइवेट कंपनी है वो उनके भी हेल्प ले सकती है। एग्जाम्पल के लिए सड़क बनाने के लिए ठेके निजी कंपनियां ठेकेदार को भी दे सकती है। आजकल चल रहा है एक मोड है, आपको ध्यान होना चाहिए, पीपी मोड, पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस पर चल रहा है। गौर करके एक बार पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएगा। सड़क में क्या क्या आप बात करें, थोड़ा सा देखें तो क्या स्थिति है, आपको पढ़ लेंगे, इसमें पूरा मिल जाएगा। दिल्ली में बिजली के वितरण का काम 2 निजी कंपनियां करती हैं। अब एग्जांपल दिखा है कि दिल्ली में जो है बिजली का काम 2 कंपनियों के पास है, हाथ में है, लेकिन सरकार को इन कंपनियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुविधाओं को सस्ती कीमतों पर लोगों पर पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करें। पहला ध्यान रखना, किस कीमत पर पहुंचाना है, सस्ती कीमत पर। और दूसरा क्या है, जो लक्ष्य, जो गोल रखे गए हैं उन गोल को पूरा करने की जिम्मेदारी भी किसका है, सरकार की है। उन पर इस तरह से नजर बनाकर रखे, इस तरह से रिव्यू मॉनिटरिंग करते रहे ताकि लोगों पर कोई प्रकार की, किसी प्रकार की समस्या ना हो। आप ऐसा क्यों लगता है कि जन सुविधा की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होनी चाहिए जबकि इन कामों की जिम्मेदारी निजी कंपनी के जरिए भी करवा सकते हैं। अभी हमारे सामने क्वेश्चन है, ऐसा क्यों है कि आपका गवर्नमेंट ही, आपका जो पब्लिक हेल्थ की चीजें हैं, जो आपकी पब्लिक महाकाली चीजें हैं, जो आपका जन सुविधा है, वो सरकार ही क्यों प्रोवाइड कराए, प्राइवेट कंपनी क्यों नहीं करा सकती। आइए इसको देखते हैं।
अपने घर में पानी के बिल को देखें और कह रहे हैं जो आपके घर में पानी का बिल आ रहा है उस पानी के बिल को थोड़ा सा एक बार देखें और पता लगाएं कि आपके इलाके में नगर पालिका जल की न्यूनतम कीमत क्या है। बताइए, आप मुझे बताइए कि जो आपके बिजली का बिल आता है उसकी न्यूनतम कीमत क्या है। अगर आप ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या उसकी दर भी बढ़ जाती है। पानी के ज्यादातर इस्तेमाल पर बढ़ती हुई दर से बिल वसूल करना पिछली सरकार का क्या उद्देश्य था, ये भी देखना। किसी वेतनभोगी कर्मचारी, अपना व्यवसाय, फैक्ट्री चलाने वाले व्यक्ति और एक दुकानदार से बात करके पता लगाएं कि लोग किस किस तरह का कर सरकार को चुकाते हैं और अपनी निजताओं को कक्षा के शिक्षक को दिखाएं और उसकी अपनी चर्चा करें। अब कह रहे हैं सिंपल देखना है कि पहली बात ये देखिए कि आपका बिल कितनी आता है। यूनिट होती है, उसमें दर होता है यूनिट कि एक यूनिट का चार्ज क्या है। और जो आपकी शॉप है, कमर्शलाइजेशन है, दुकान है, जैसे किसी ने मॉल खोल रखा है, उसमें कुछ और चार्ज है बिजली का, उसको पता करें, उनको लिखें और ये पता करें कि आपको कौन कौन से टैक्स देने होते हैं, कीमत क्या है। आपको जल जो आपको मिलता है, जो सरकारी टैंकी जो पाइप है, आप उसका कनेक्शन लेते हैं, वो कनेक्शन आप तक आता है और आपको हर 3 महीने में उसका बिल भरना होता है, कहीं 3 महीने में, कहीं 2 महीने में। तो जो है वो बिल कितना आता है ये आपको देखना है। और नगर निगम भी एक हाउस टैक्स लेती है, उसका दर क्या है, क्या क्राइटेरिया। तो इन सभी को आप लोगों को थोड़ा सी खोजबीन करनी है और खोजबीन करने के साथ साथ आपको अपने शिक्षक से, जो अपने टीचर हैं, आपको उनसे डिस्कस करना है। क्लियर है? तब आपको ये सारी चीजें जो हैं बहुत अच्छे से समझ आएंगी। क्लियर है? तो आप इसको ध्यान रखिए। अगला देखिए, इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आप सबसे पहले देखिए कि जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें किस तरह की भीड़ थी। लेकिन अब देखिए, जब से मेट्रो जैसी सुविधा आई है, मोनोरेल जब से आई है, ठीक, आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। देख रहे हैं आप कि जब से क्या हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, जब से इस प्रकार की सुविधा, आपके ट्रेन, ये बस वगैरह चली है, मतलब बस की सुविधा से आपका मेट्रो आई है, भीड़ देखिए। अगर आप कभी दिल्ली जाएंगे या आप एनसीआर जाएं, नेशनल कैपिटल रीजन जो है आपका, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, पहले वहां एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। तो सरकार ने उसका एक आपका बेस्ट ऑप्शन आपका ढूंढ दिया। हालांकि लोगों को कुछ समय तक आपकी समस्या हुई। एक आपका वहां सुविधा लॉन्च किया है, वो है आपके प्राइवेट मोड पर है। क्लियर है? लेकिन अंडरटेकिंग वो आपका गवर्नमेंट है, जिसको हम कहते हैं मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। तो आप देखिए, मेट्रो हर 5 मिनट में आपको सुविधा, 10 मिनट में आपको सुविधा प्रोवाइड कराती है और बहुत सुविधाजनक तरीके से, बहुत सरलता के साथ। और साथ में ये भी देखिए कि ये जो आपकी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कराई जा रही है, ये बहुत त्वरित है और कितनी सेफली, और एक स्थान से हम दूसरे स्थान बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। आज आप देखेंगे दिल्ली के अंदर लोग अपना जो व्हीकल है उसको कम यूज करते हैं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करते हैं। अगर सरकार इस तरह की व्यवस्था को बना दे तो मैं मानता हूं कि लोग अपना निजी आपका व्हीकल छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा ध्यान देंगे। किसे देंगे? ज्यादा ध्यान देंगे। अब सबसे बड़ी बात है, पहले हमने ये देखा था कि आखिर में जो आपका रुपया है, वो रुपया कहां कहां खर्च होता है। ठीक है? क्या देखा कि जो रुपया है वो कहां खर्च होता है। अब देखेंगे कि आखिर में केंद्र सरकार 1 रुपए को कहां से कमाती है, कहां से इकट्ठा करती है। ये तो हमको पता है कि सरकार क्या लेती है, कर लेती है, और उस कर के माध्यम से इस रुपए को इकट्ठा करती है। लेकिन बात यह है, उस कर का, उस रुपए का कितना कितना भाग कहां कहां से सरकार को प्राप्त होता है। तो विभिन्न जो ऋण पूंजी प्राप्त है, कहीं किसी को ऋण दे रखा है तो 4 पैसे वहां से मिलते हैं। सीमा शुल्क, यानी कि आपका जो सीमा शुल्क लगता है, वहां से 4 पैसे। केंद्रीय उत्पाद कर, क्लियर है, 8 पैसे। विभिन्न अन्य जो आपका राजस्व कर है, 8 पैसे। आय कर लगता है 16%, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स। एक है निगम कर, क्लियर है। इसके बाद है उधार दाता व अन्य देताओं पर 19 पैसे, ठीक। और माल एवं वस्तु कर पर 23 पैसे। तो इस तरह से
सरकार के पास जो पैसे आने का स्रोत है वो आप यहाँ देख सकते हैं। एक रुपए के माध्यम से आपको उन्होंने समझाया है कि किस तरह से जो पैसा है वो सरकार के पास आता है और जाता कैसे, यानी कि कहां कहां खर्च करते हैं, इससे पिछले वाले आप डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप इनको एक बार लिखना चाहे लिख सकते हैं, नोट करना चाहे नोट करिए, अंडरलाइन करिए अपनी बुक में। बहरहाल इसको देख लीजिए ताकि पता चल जाए कि सरकार आखिर में इतना पैसा खर्च करती कहां है और कहां से पैसा लेती है, किस तरह से लेती है। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इतना अगर कुछ इसमें समझ नहीं आया हो, कुछ भी पूछना हो, किसी प्रकार की कोई क्वेरी है आपकी, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसको हम गौर करके देख लेते हैं। इस तरह से हमने पैसे का सोर्स देख लिया। अब कह रहे हैं कि कम दूरी के लिए बसें सार्वजनिक परिवहन के सबसे उत्तम साधन थी। ज्यादातर कामकाजी लोग बसों से ही अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। तेजी शहरीकरण के कारण बड़े शहरों में सार्वजनिक बस प्रणाली की जरूरत के हिसाब से कम साबित होती जा रही थी। क्या हो रहा था कि जिस तरह से हमें आपका सड़कों की आपका जरूरत थी, आपका पब्लिक आपका ट्रांसपोर्ट में, उस तरह से जो आपकी चीजें थी वो आपका बढ़ रही थी। तो देखिए फिलहाल आप मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर को अच्छे से एक बार घर जाकर आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए। कोई डाउट बनता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और सभी विषयों का प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।